कल्पना कीजिए, एक ऐसा राज्य जो कभी मुख्य रूप से गेहूं, चना और सोयाबीन के लिए जाना जाता था, आज वही राज्य फल, सब्जियां, फूल और औषधीय पौधों के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। स्वागत है आप सभी का दृष्टि एमपीपीसीएस के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपकी एजुकेटर दिशा भट्ट। चलिए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। हाल ही में बैतूल डिस्ट्रिक्ट में बलराम कृषि महोत्सव का आयोजन हुआ था। इसमें जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं डॉक्टर मोहन यादव जी, उन्होंने ये घोषणा की है कि मध्य प्रदेश जो हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट का जो क्षेत्र है हमारा, उसमें भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो चुका है। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले जानते हैं हॉर्टिकल्चर क्या होता है। हॉर्टिकल्चर देखिए एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है। हॉर्टिकल्चर में जो है हम कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स, वेजिटेबल, फ्लावर्स और स्पाइसेस, कुछ ऐसे प्लांट्स जो जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो आपका एग्रीकल्चर के ही क्षेत्र में आता है, उसका ही पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मध्य प्रदेश लीडिंग स्टेट्स में जो है शामिल हो रहा है, ठीक है। यानी कि मध्य प्रदेश ने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस करी है, इसलिए वो आज भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है। राज्य सरकार आधुनिक कृषि तकनीकों यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। राज्य सरकार कोशिश कर रही है कि हम अपने एग्रीकल्चर में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को शामिल करें ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी में वृद्धि हो। आप सभी को पता है हमारी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है वो उतनी ज्यादा नहीं है अगर हम उसको कंपेयर करें अपने सर्विस सेक्टर से और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। एग्रीकल्चर का जीडीपी में भी योगदान उतना ज्यादा नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि एग्रीकल्चर का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना है, ठीक है। तो हम इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी अपनी बढ़ाना चाहते हैं। प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी? जब हम मॉडर्न इक्विपमेंट्स को अपने खेती में, अपने एग्रीकल्चर के प्रोसेस में इस्तेमाल करेंगे और हम चाहेंगे कि फार्मर्स की इनकम बढ़े। अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो फिर ज्यादा उत्पादन होगा, ज्यादा उत्पादन होगा तो किसान की जो इनकम होगी वो भी बढ़ पाएगी और एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स को प्रोत्साहन मिलेगा। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स यानी कि हम अपने देश के लिए तो जो अनाज है वो उगा ही रहे हैं, साथ में हम उसको एक्सपोर्ट्स भी करें। यहाँ हॉर्टिकल्चर के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। हम यही चाहेंगे कि जो भी फल, सब्जियां, फ्रूट्स हम उगा रहे हैं वो सब हम बाहर के देशों को एक्सपोर्ट कर पाए। इससे हमें क्या होगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारा जो है वो मजबूत होगा, हम काफी सारे डॉलर्स कमा पाएंगे। चलिए मुख्य बिंदु को डिस्कस करते हैं, क्या यहाँ पे हमारे लिए जानना जरूरी है। तो मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ है हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, इसमें निम्नलिखित उद्यानिकी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। किन फ्रूट्स, किन पर्टिकुलर कंपोनेंट्स में? हॉर्टिकल्चर में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो मुख्यतः किन कंपोनेंट्स में वृद्धि हुई है? फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, स्पाइसेस में, यानी कि जो आपके मसाले होते हैं, फ्लावर्स हो गए, और कुछ ऐसे पौधे जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। क्या आप किसी ऐसे प्लांट के बारे में जानते हैं जिसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं? प्लीज अपना उत्तर कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके। उसके अलावा परिणाम स्वरूप मध्य प्रदेश भारत के प्रमुख उद्यानिकी उत्पाद राज्यों में शामिल हो गया है। इन सब सेक्टर्स में ग्रोथ की वजह से आधुनिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। प्रमोशन ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, कृषि उत्पादकता एवं संसाधनों के कुशल उपयोग बढ़ाने के लिए राज्य सरकार निम्न तकनीकों को प्रोत्साहित कर रही है, ठीक है। ये सारी जो तकनीक है ये राज्य सरकार ने अपनाई है ताकि हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में और ज्यादा विकास हो। पहली है माइक्रो इरिगेशन। ये आपको पता होगा माइक्रो इरिगेशन का मतलब, यानी कि हम सिर्फ वहीं पर जो है पानी का प्रयोग करते हैं जहां एक्चुअल में उसकी जरूरत होती है। इंस्टेड ऑफ पूरे खेत में पानी लगाने की बजाय आप जो क्रॉप होता है उसके सिर्फ स्पेसिफिक रूट्स पे आप पानी डालते हो, उसको हम माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। इससे हम काफी सारा पानी बचा सकते हैं। दूसरा प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन क्या होता है कि आप खेती कर रहे हो लेकिन आप प्रोटेक्ट करके उस खेती कर रहे हो, ठीक है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, आपने देखा होगा पॉली हाउस। पॉली हाउस के बारे में आपने सुना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे फूल और प्लांट्स लगाए जाते हैं पर उनके ऊपर जो है एक शेड जो है उस वो लगा दिया जाता है ताकि उन्हें बचाया जा सके, ठीक है। तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन हम लोग कर रहे हैं। देन प्रिसीशन एग्रीकल्चर, परिशुद्ध कृषि। प्रिसीशन एग्रीकल्चर क्या होता है? देखिए एक एग्जाम्पल से इसको समझेंगे। आप जो है बीमार होकर डॉक्टर के पास जाते हैं, क्या डॉक्टर सारे पेशेंट्स को सेम मेडिसिन देते हैं? जवाब है नहीं। डॉक्टर आपकी हेल्थ कंडीशंस देखेंगे, क्या आपको पहले से कोई बीमारी है या नहीं, आपका ब्लड प्रेशर कितना है, वो सब चीजें चेक करके सबको अलग अलग मेडिसिन दी जाती है। सिमिलरली एग्रीकल्चर में भी ऐसा ही होता है, ओके। मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 किसान हैं, 10 किसानों के पास अपने अलग अलग खेत हैं। जरूरी नहीं है कि सबके खेत में एक ही प्रकार की प्रॉब्लम हो या सबके खेत को एक ही तरह का फर्टिलाइजर की आवश्यकता हो सकता है कहीं पे यूरिया की ज्यादा मात्रा चाहिए हो या फिर कहीं पे पोटेशियम की ज्यादा मात्रा चाहिए हो। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या होता है कि बहुत प्रिसाइज्ड फॉर्म में, स्पेसिफिक फॉर्म में जो है हम
खेत में जो है फर्टिलाइजर्स डालते हैं, पेस्टिसाइड्स डालते हैं, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही, सबको सेम तरीके से ट्रीट नहीं करना है। यही मतलब होता है प्रिसिशन एग्रीकल्चर का। राज्य सरकार ने फार्म मैकेनाइजेशन पे भी काम किया है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी या ज्यादा से ज्यादा मशीन्स का यूज किया जाए खेती में। उसके अलावा क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, क्या मतलब होता है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर? आप सभी को पता होगा कि हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कई बार जरूरत से ज्यादा बारिश हो जाती है, कई बार बारिश होती ही नहीं है। तो क्लाइमेट चेंज को रोकना बहुत मुश्किल है। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ही अडेप्ट करना पड़ेगा खुद को। हमें अपनी जो खेती है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट बनानी पड़ेगी, जो इस बदलते हुए क्लाइमेट के साथ क्या हो सके, रेजिलिएंट हो सके। ठीक है, वो हम कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए कि हम कोई क्रॉप लगा रहे हैं, तो हम उस क्रॉप के सीड में कोई जेनेटिक वेरिएशन कर सकते हैं, जिससे वो क्रॉप ज्यादा से ज्यादा ड्रॉट झेल पाए, या पानी की बावजूद भी, कम पानी की होने के बावजूद भी वो सस्टेन कर पाए। तो ये होता है आपका क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। इन्हीं सब चीजों पे राज्य सरकार जो है वो काम कर रही है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? ये करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपनी क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। ठीक है, कम क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा क्रॉप उगा सके, इसी को हम क्रॉप प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। जल एवं संसाधनों का कुशल प्रयोग कर सके, जो भी हमारे रिसोर्सेज हैं, हमारे पास पानी है, हमारे पास जमीन है, उसका मैक्सिमम सबसे अच्छे तरीके से यूज हम कैसे कर पाए, वो यहाँ पे बोला जा रहा है। क्लाइमेट चेंज के कृषि पर पड़ने वाले प्रभाव को कम कर पाए। आप सभी जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज कहीं ना कहीं जो है एग्रीकल्चर को प्रभावित करता है। ओके, तो प्रभाव कर रहा है, उस प्रभाव को हम कैसे कम करें, यहाँ पे हमारा जो है फोकस होना चाहिए। ठीक है, किसानों की सरकारी सहायता, गवर्नमेंट सपोर्ट टू फार्मर्स। राज्य सरकारों ने किसानों को उच्च मूल्य वाली उद्यानिकी फसलों यानी हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर की ओर प्रोत्साहित कर रही है, जिसके लिए निम्न पहले की जा रही है। राज्य सरकार किसानों को प्रेरित कर रही है कि आप हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स उगाओ, मतलब वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स यानी कि वो फल सब्जियां आप उगाइए जहां जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, जो अगर हम इंडिया के बाहर अगर हम उन्हें बेचते हैं तो वो बहुत अच्छे दाम में बिकेंगी। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? पहली जो स्कीम है वो है मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्कीम आपको याद रखनी है। इस स्कीम को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये पर्टिकुलर जो स्कीम है ये आई थी आपकी 2014-15 में। ठीक है, इस योजना का प्रकार क्या है? ये आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ओके, यानी कि यहाँ सेंटर और स्टेट्स दोनों को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस स्कीम में जितना भी पैसा लगेगा वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में जो है वो डिवाइड होगा, दोनों का इसमें कंट्रीब्यूशन होगा। इसी के जैसी एक और स्कीम होती है, एक और योजना होती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम आपकी वो स्कीम होती है जहां पे सिर्फ जो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो कंट्रीब्यूट करती है, स्टेट गवर्नमेंट का उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो यहाँ पे बोथ राज्य सरकार को भी और जो यूनियन गवर्नमेंट होती है दोनों को मिलकर कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। जाहिर सी बात है, हॉर्टिकल्चर की स्कीम है तो किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगी? एग्रीकल्चर के अंदर आएगी। क्यों? क्योंकि हॉर्टिकल्चर जो है वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। ओके, ये याद रखने वाली चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? हॉर्टिकल्चर सेक्टर का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट किया जा सके इसका, हॉर्टिकल्चर सेक्टर का। ओके, तो पहली बात ये स्कीम अप्लाई की जा रही है। दूसरा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महत्वपूर्ण है अगर हम हॉर्टिकल्चर क्षेत्र की बात करें, क्योंकि यहाँ पे जो हम लोग फल और सब्जियां उगाते हैं इनकी जो शेल्फ लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। आप सभी जानते हैं कि कोई फ्रूट है अगर, तो वो ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जहाँ कूलिंग प्रोवाइड कराई जा सके, सो दैट हम इनकी जो लाइफ जो इनकी ड्यूरेशन है उसको हम बढ़ा सकें। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज भी बनाई जा रही है। ठीक है, फूड प्रोसेसिंग क्या? जहाँ पे आपके जो फ्रूट्स होंगे, फल होंगी, सब्जियां होंगी, उनको प्रोसेस किया जाएगा। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आपने आम उगाया एंड आपने उस आम को खा लिया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है कि आपने उस मैंगो को प्रोसेस किया, आपने उसकी आइसक्रीम बना दी या उससे रिलेटेड कुछ जैम बना दिया। तो वो सब किसके अंदर आता है? फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंदर आता है। हम चाहेंगे कि हम रॉ फॉर्म में तो अपना फल सब्जियां बेचें ही, साथ में हम उसको प्रोसेस भी करें, और प्रोसेस करने के बाद पैक करके उसको अपने देश में बेचें और देश के बाहर भी उसको बेचें। ठीक है, और इम्प्रूव्ड मार्केट एक्सेस, बेहतर बाजार पहुंच, ये भी राज्य सरकार दे रही है अपने राज्य के लोगों को कि मार्केट अच्छा मिल पाए। कई बार होता क्या है कि हम चीजें उगा तो लेते हैं पर हमें पता ही नहीं होता है कि जो हमने उगाया है उसकी डिमांड है भी मार्केट में या नहीं, और अगर डिमांड है भी तो कहाँ है, कहाँ हमें इसका मार्केट मिलेगा। तो इसमें भी जो है राज्य सरकार मदद करेगी किसानों की। ओके, इसके अलावा इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, अगर हम बात करें कि हॉर्टिकल्चर सेक्टर की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो
इससे क्या होता है, रूरल एम्प्लॉयमेंट का सृजन होता है, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलता है, क्योंकि अगर सभी गेहूं और चावल उगाएंगे तो गेहूं और चावल के उतने दाम हमें नहीं मिलेंगे और हमारी जो इनकम है उतनी नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए बहुत जरूरी भी है कि हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में भी जाए। फार्मर की इनकम बढ़ेगी। आपने बहुत सारी ऐसी खबरें देखी होंगी कि कोई एक परिवार है, उन्होंने मशरूम उगाए, मशरूम का कल्टीवेशन किया और उनकी जो फैमिली इनकम थी वो बहुत ज्यादा हो गई। राइट, तो ये उसी का उदाहरण है। ग्रामीण संवर्धन, वैल्यू एडिशन को बढ़ावा, उसके अलावा एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स में वृद्धि, कृषि उत्पादन का विविधीकरण, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। डाइवर्सिफिकेशन मतलब विविधता। सिर्फ गेहूं और चावल उगाने की जगह आप मसाले भी उगा रहे हो, फ्रूट्स भी उगा रहे हो, सब्जियां भी उगा रहे हो, है ना। तो यहीं पे उसकी बात हो रही है। उसके अलावा अगर हम हॉर्टिकल्चर सेक्टर में भारत की कंडीशन देखें तो भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। भारत चाइना के बाद विश्व का दूसरा बड़ा जो है फल एवं सब्जियों का उत्पादक देश है, यानी कि हम सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री हैं हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में। यद्यपि हॉर्टिकल्चर का कुल फसल क्षेत्र, टोटल क्रॉप एरिया में हिस्सा कम है, फिर भी कृषि सकल मूल्य वर्धन यानी एग्रीकल्चर ग्रॉस वैल्यू एडेड में लगभग 1/3 का योगदान दे रहा है। अगर हम बात करें टोटल क्रॉप एरिया की, यानी कि हमारे देश में वो इस हिस्सा जहां पे क्रॉपिंग होती है, जहां खेती होती है, तो हॉर्टिकल्चर में उसका शेयर जो है वो बहुत कम है। ठीक है, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्रॉप एरिया जो है वहां पे गेहूं, चावल और बाकी चीजें ही उगाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम ग्रॉस वैल्यू एडेड की बात करें, यानी कि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हॉर्टिकल्चर का, तो वो पूरे एग्रीकल्चर का 1/3 है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ये हमें और प्रोत्साहित करती है कि हमें और ज्यादा जो है हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काम करना चाहिए। अब इसके बाद आप सभी के लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करिए। हॉर्टिकल्चर यानी कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हॉर्टिकल्चर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दूसरा, इसे वर्ष 2014-15 में प्रारंभ किया गया था। इसका कार्यान्वयन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इन स्टेटमेंट में से कौन सा कथन जो है आपका सही है? ऑप्शन ए केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1, 2 और 3। इसमें से जो सबसे सही उत्तर है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।